कल नया चैप्टर बेटा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल यूज किया, स्टार्ट किया, तो मैंने कहा था इसमें एब्सोल्यूट क्वेश्चन होता है। और एंड दिस इज चैप्टर व्हिच वी स्टार्टेड यस्टरडे। अब बेटा इसके अंदर ये हमने हीट कैपेसिटी स्टार्ट की थी। Then we did what specific heat capacity. The only difference between heat capacity and specific heat capacity is of mass. In specific heat capacity, we consider mass as a standard quantity, which is 1 kg, so that we can compare different materials. ठीक है, on the basis of their thermal capacities. जिस मटेरियल की हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी की वैल्यू कम होती है, उसमें टेम्परेचर वेरिएशन बड़ी जल्दी होते हैं। अब इसी के हमने बेटे यहाँ तक कर लिया था। अब सिग्निफिकेंस थोड़ी सी करनी है। सिग्निफिकेंस के बाद मैं इंटरनल एनर्जी पे आ जाऊंगा। फिर सिग्निफिकेंस क्या है हीट कैपेसिटी की? जी बेटे। सर हम लोग यूनिट्स में सेल्सियस यूज कर सकते हैं? सेल्सियस में यहाँ यूज किया भी हुआ मैंने, ये यूज किया हुआ सेल्सियस। हाँ कर सकते हैं, सर क्यों वो नहीं कर लेकिन सकते। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन नहीं होता ऐसा यूनिट? वो जो टेम्परेचर होता है वो बेटा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है। थर्मोडायनेमिक स्केल जो मैंने पढ़ाया था उसमें केल्विन में यस ही सर। आएगा 273.1। ठीक है, उसमें यस सर। केल्विन में ही आएगा। ये गैस लॉज यूज करते हो, आइडियल गैस में वहां केल्विन यूज करते हैं, लेकिन यहाँ तो हम सेंटीग्रेड में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल करें, पेपर में इसका क्वेश्चन आते हैं सेंटीग्रेड के अंदर। ठीक है सर। ठीक है ना। लेकिन यस। सेंटीग्रेड को अगर उसने कहा होगा केल्विन में चेंज करने को तो आप कर सकते हो। अच्छा, अब मैं जिस चीज पे फोकस कर रहा हूँ बेटा, सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख लो या थर्मल कैपेसिटी। अच्छा, अब Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा थीटा था बेटा। अगर मैं C को सब्जेक्ट बनाऊं, दिस इज Q ओवर M डेल्टा थीटा हो जाएगा। अब हमारे पास हीट जो प्रोवाइड कर रहे हो, अगर इस Q के मैं कांस्टेंट कंसीडर कर रहा हूँ, कांस्टेंट हीट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, और मैथ भी हमारे पास क्या बाय स्टैंडर्ड 1 kg कंसीडर किया है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि सपोज बेटा यहाँ पे हमने ये दो कंटेनर लिए हैं, इसमें भी वाटर ले लिया 1 kg, और इसके अंदर सपोज हमने कोई और लिक्विड ले लिया। सपोज स्पिरिट तो वैसे आग लग जानी है, बेंजीन टोलिन है, ये कोई और लिक्विड ले लिया बेटे। मरकरी। चलो मर्की की, चलो मर्करी ले लिया। ठीक है, ये भी बेटा 1 kg है। अब जो कंटेनर जिनमें हमने इनको कंटेन किया है वो भी एक जैसे हैं, क्योंकि थर्मल कैपेसिटी भी ना वेरिएशन नहीं आए ना, सेम कंटेनर है, सेम है। इसका मैथ क्या हो गया 1 kg, ये मैंने स्टैंडर्ड ले लिया बेटे। अब इनको जो हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको मैं जो हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, सपोज दिस इज Q1, इसको जो हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ दिस इज Q2। ये प्लस का मतलब होता है बेटा हीट जा रही है सिस्टम में, नेगेटिव का मतलब होता है हीट बाहर जा रही है। तो आज अब इसको भी करना हमने। मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा प्लस Q1 जो है प्लस Q2 के बराबर है। इसका मतलब हीट मेरी जो ऊपर मैंने कांस्टेंट ली, ये मैंने कांस्टेंट होगी मेरी, मैथ भी मेरा बाय स्टैंडर्ड कांस्टेंट है। अब इस फॉर्मूले में क्या रह गया, C किस पे डिपेंडेंट होगा? डायरेक्टली ऑन 1 ओवर डेल्टा थीटा। इसका मतलब C किस पे आ रहा है? C आ रहा है डायरेक्टली पोर्शन 1 ओवर डेल्टा थीटा। ठीक है ना, बाकी चीजें कांस्टेंट होगी। अब जिस मटेरियल की C की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब उसमें टेम्परेचर वेरिएशन चेंज है, चेंज उसमें टेम्परेचर वेरिएशन बड़ी जल्दी होगा। ठीक है ना, जिस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कम होगी उसमें टेम्परेचर वेरिएशन बड़ी जल्दी होना है। ठीक है, आयन हमने थर्मोकपल थर्मोमीटर पढ़ा, इट इज यूज्ड टू मेजर रैपिड चेंज ऑफ टेम्परेचर। उसकी रीजन क्या लिखी थी? रीजन हमने ये लिखी थी
it is made of metallic wires and metal has lower thermal capacity, lower specific heat capacity. ठीक है, जिस लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने के टेम्परेचर वेरिएशन बड़ी जल्दी से होता है और यहाँ से ईएमएफ डेवलप होगी, हम इजीली मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे फिर मैं लिख सकता हूँ, फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, मटेरियल्स having lower value of specific heat capacity suffer a greater variation of temperature। ठीक है, अब वाटर को देखो, वाटर की बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4200। एग्जांपल अगर इसके मैं एक लिखें बेटे, सी ऑफ वाटर जो होती है, फ्रेश वाटर जो आ रहा होता है, ब्राइन सोल्यूशन की कम होती है 3900 होती है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होती है, या पर डिग्री सेंटीग्रेड चाहे लिख लो, ठीक है बेटे दोनों। अब इसका मतलब है अगर मैंने 1 kg वाटर लिया है, अगर मैंने 1 kg वाटर लिया हुआ है, तो आई नीड टू प्रोवाइड 4200 जूल ऑफ एनर्जी टू इंक्रीज दिस टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 4200 जूल ऑफ एनर्जी ठीक ठाक ज्यादा एनर्जी है, इसलिए वाटर को यूज करते हैं एज ए कूलेंट के तौर पे। गाड़ियों इंजन के अंदर डाल रहे होते हो, ठीक है, कूलेंट डालते हो, कूलेंट के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का होती ज्यादा होती है, लिक्विड ही होता है, लेकिन उसमें पानी के साथ दूसरी कोई और केमिकल भी डालते हैं, इससे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और ज्यादा होती है, और रस्टिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, दो काम कर रहा होता, ठीक है। लेकिन हम पानी सिंपल यूज करते हो तो 4200 जूल ऑफ एनर्जी वो इंजन से लेगा, जिसकी वजह से इंजन हीट अप नहीं होगा, ठीक है, और गाड़ी आपकी ज्यादा देर तक चलती रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास वाटर को यूज करते हैं एज ए कूलेंट के तौर पे, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है। अब अगर अंडा उबालना पानी के अंदर, और एक अंडा उबालना सपोज मरकरी के अंदर, मरकरी में जल्दी बन जाना, एक तो मेटेलिक नेचर भी उसकी है, ठीक है, जल्दी उबल जाना, उसने कम टाइम के अंदर उबल जाना, वाटर ने तो बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो हमारे पास देयरफॉर वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट, LENT होता है या LANT होता है पता नहीं अब मैंने, ठीक है ना, इन इंजन्स ठीक है, because it absorbs 4200 joule of energy, ठीक है, to increase its temperature by 1 degree centigrade if its mass is 1 kg a unit kg। ठीक हो गया। अच्छा, अब बेटे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट टॉपिक जाता है विच इज ऑफ इंटरनल एनर्जी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल एनर्जी, अक्सर पूछा भी होता वेफर में। बेटे इसको इंटरनल एनर्जी क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स होता है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये है, मैं बाद में एग्जांपल देता हूँ, मैं थोड़ी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक sum of random distribution of kinetic energy। हाँ पूछो बेटे।
ठीक है, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक सम ऑफ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं भी लिखना तो ना लिखो चाहे, ठीक है, ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज इंटरनल एनर्जी। सिंबल जिसके लिए यूज करते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड विद यू, कैपिटल यू होता है, ठीक है, कैपिटल यू से इसको आप रिप्रेजेंट करते हो। कैपिटल यू से हम अप थ्रस्ट को भी करते थे, इसको भी आप अप थ्रस्ट को भी इससे करते थे, ये भी इससे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब बेटे मैंने लिखा माइक्रोस्कोपिक सम ऑफ, इंपॉर्टेंट चीज जो है, दिस इज माइक्रोस्कोपिक, रैंडम का वर्ड भी, काइनेटिक और पार्टिकल का वर्ड क्यों, बाकी याद रहती है, क्योंकि अगर हम सिंपल लिखें सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल या ऑफ द बॉडी लिखते हैं या ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो बेटा ये हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन आ जाएगी रादर देन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी में हमने माइक्रोस्कोपिक सम को हमने कंसिडर करना होता है। अच्छा, अब फॉर्मूला लिख दूं, फिर दोबारा आ जाऊंगा उसके ऊपर, मतलब क्या इसका फॉर्मूले से काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। बेटा सॉलिड अगर कंसिडर करते हो तो सॉलिड में पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग एट देयर मीन पोजीशन, वो अगर वाइब्रेट कर रहे हैं तो हमारे पास कोई सॉलिड के पार्टिकल इस तरह वाइब्रेट कर रहे होते हैं, कोई सॉलिड के पार्टिकल इस तरह वाइब्रेट कर रहे हैं, कोई इस तरह, ये सच में हम चीज पढ़ते भी हैं। तो मल्टीपल प्लेन में वाइब्रेट करते हैं, किसी एक प्लेन में नहीं। तो जो मैंने रैंडम का वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट टाइम्स के अंदर, ठीक है ना। तो सॉलिड के अंदर ही पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, तो सॉलिड की केस में इंटरनल एनर्जी के लिए जगह पर मैं लिख सकता हूँ, दिस इज द वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ई के से प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये जो हम पढ़ चुके हैं, ड्यू टू बॉन्डिंग बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है। जो बॉन्ड बनता है कोई भी हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस की वजह से बनता है ना। और अगर हम फ्लूइड्स को कंसिडर करें, फ्लूइड्स में लिक्विड गैसेस दोनों आ रहे हैं। अब फ्लूइड के अंदर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे थे, लेकिन रैंडम मोशन होती है, ट्रांसलेटरी मोशन होती है। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ उनकी मोशन ट्रांसलेटरी का मतलब स्ट्रेट लाइन के अंदर, ब्राउनियन मोशन पढ़ी है हमने, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू बॉन्डिंग। अब जो मैंने इसका डेफिनेशन लिखी, इसका मीनिंग क्या था बेटा, मैंने लिखा हुआ इट इज द माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, सपोज इफ आई कंसीडर दिस एन ऑयल टैंकर, ये यहाँ पे रेस्ट पे है, अगर ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में इस टाइम, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो भी जीरो है, क्योंकि रेस्ट में मूव भी नहीं कर रहा पूरा, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, क्योंकि हाइट पे खासा है नहीं वो, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन इसके अंदर ये देखो, ये टायर अगर है, ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, पेट्रोल है, फ्यूल है, और ये कोई भी चले सॉलिड ले लिया, ये मेटल है, छत उसकी कोई भी, ये तीन चीजें। अब इनको अगर फोकस करो बेटे, इसके अंदर टायर के अंदर हमारे पास एयर के पार्टिकल्स हैं। अगर एयर के पार्टिकल्स हैं तो इसका मतलब है हमारे पास एयर के पार्टिकल्स की भी काइनेटिक एनर्जी आ रही है, ठीक है, रैंडमली मूव कर रहे हैं, रेस्ट पे तो नहीं हो, मूव करते जा रहे हैं। उनकी बॉन्डिंग है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, बॉन्डिंग बनी है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कह रहे हो ना, ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर फ्यूल के पार्टिकल्स है तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे पास इसके भी काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और अगर मेटल है तो मेटल में पार्टिकल, ये भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअल मूवमेंट को कंसिडर कर रहे हैं रादर देन बल्क मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम एक्चुअल मूवमेंट को कंसिडर कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की जो बन रही है, रादर देन उनकी बल्क मूवमेंट को कंसिडर नहीं करना हमने उनकी एक्चुअल मूवमेंट को कंसिडर करना है एज पर डिफाइंड बाय द काइनेटिक थ्योरी मॉडल।
अब व्हाट द काइनेटिक थ्योरी मॉडल इज, सॉलिड के केस में हमने पढ़ा था वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड के केस में हमने पढ़ा वो हमारे पास रैंडमली मूव करते हैं, गैसेस के केस में हमने पढ़ा वो रैंडमली मूव करते हैं विद हाई स्पीड। ठीक है, ब्राउनिंग मोशन गैसेस और फ्लूइड दोनों में पढ़ी है, लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है कि सॉलिड के केस के अंदर बेटा हमारे पास वो वैसे का वाइब्रेट कर रहे हैं, लिक्विड गैसेस केस में फर्क सिर्फ आता है हाई स्पीड का। गैसेस में पार्टिकल हाई स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, सॉलिड में हाई स्पीड से मूव नहीं करते, सॉरी लिक्विड में। ठीक है, तो इसका मतलब है जो माइक्रोस्कोपिक लिखा हुआ था मैंने, माइक्रोस्कोपिक का मतलब है हमने उसके एक्चुअल मूवमेंट को पढ़ना है, ना कि बल्क मूवमेंट को किसी चीज की। ये चीज क्लियर होगी? तो माइक्रोस्कोपिक का मतलब तो बेटा ये था। तो इसी चीज को अगर हम लिखें यहाँ पे, सर ट्रांसलेटरी का क्या मतलब? स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोशन, ब्राउनियन मोशन ट्रांसलेटरी होती है। तो मैं इसको लिखता हूँ, बल्क का मतलब मैक्रोस्कोपिक है। सर यहाँ पे बल्ब मूवमेंट सर बल्ब मूव करते वो वाली। बेटे अगर गाड़ी मूव करेगी तो पूरा बल्ब मूव कर रहा होगा ना, पेट्रोल मूव कर रहा है, हर चीज मूव कर रही है उसके अंदर। ठीक है, अच्छा सर, समझ तो रहे हो ना? कि हम लोग एयर का ले रहे हैं लेकिन हम उसके लेंगे जो सॉलिड। समझ नहीं क्या कह रही हो? मतलब जो हमने टायर की ली है तो हम लोग सिर्फ एयर की ले रहे हैं इंटरनल। हम लोग जो टायर रबर होगा उस टायर क्योंकि वो भी तो मूव कर रहे हैं, सॉलिड पार्टिकल है, उस मूव रबर की कर भी आएगी बेटे, उस रबर की आएगी, उसके एक्सेल की भी आएगी, जितने पेज हैं उसको भी आएगी, सारी चीजें आ रही होती है, कंसीडर करते हैं हम लोग। लेकिन अच्छा ठीक है, मैंने एक सिंपल आपको 3 स्टेट्स में मैटर के उनको फोकस करवाया है कि सॉलिड के भी ऊपर इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, लिक्विड के ऊपर भी आ रहा है और गैसेस के ऊपर भी आ रहा है। ठीक है सर। लेकिन टायर की अगर एग्जांपल लेते हो, टायर की रबर के ऊपर भी आएगी बेटे, क्योंकि वो सॉलिड ही आता है ना। ठीक है, और अगर उसके ऊपर अंदर टायर जिसके ऊपर एक्सल के ऊपर मेटल का होता है उसके ऊपर भी आ जाएगी। तो ये सारी चीजें कंसिडर करनी है हमने। सर मैक्रोस्कोपिक का क्या मतलब? माइक्रोस्कोपिक का मैक्रोस्कोपिक अलग है। इसकी बात कर रहे हो? नहीं सर, MACRO मैक्रोस्कोपिक जो आपने बोल्ट्जमैन कॉन्फ्रेंस में भी लिखवाया है वो। मैक्रो होता है बेटा बड़ी चीज को कहते हो, माइक्रो आप कहते हो छोटी चीज को, टाइम चीज को। मैक्रो होगा पूरा ये ऑयल टैंकर, हर चीज इसके अंदर। ठीक है, जब पूरा मूव कर रहा होगा, पूरे की काइनेटिक एनर्जी लोग तो मैक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी आती है। माइक्रोस्कोपिक क्या आपने माइक्रो लेवल पे जाना है। ठीक है, बल्क को या माइक्रो मैक्रोस्कोपी एक ही चीज है। इन इंटरनल एनर्जी वी डू नॉट कंसिडर मैक्रो या बल्क मूवमेंट of object but actual movement of particles as per kinetic theory model
इज कंसिडर्ड। अच्छा, अब इस तरह बेटे डेफिनेशन पढ़ाई है, डेफिनेशन के अंदर ये माइक्रोस्कोपिक अब क्लियर होना चाहिए, मैंने अंडरलाइन किया कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि आपने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाना, आपने पूरी मूवमेंट नहीं लेनी, पूरी मूवमेंट की देखो ये रेस्ट पे देखते तो काइनेटिक एनर्जी वैसे ही यहाँ पे हम हर जगह काइनेटिक एनर्जी लिखते जा रहे हैं, ठीक है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखिए वो भी जीरो आ रही है क्योंकि आपकी सरफेस पे हाइट विजिबल है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, तो लेकिन हम पोटेंशियल एनर्जी ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है बॉन्डिंग की वजह से जो होती है, ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक सम ऑफ रैंडम, रैंडम का मतलब है सॉलिड में पार्टिकल सारे एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट नहीं कर रहे, तो कोई इस तरह वाइब्रेट कर रहा हो, कोई इस तरह वाइब्रेट कर रहा हो, इस तरह वाइब्रेट कर रहा होगा, और लिक्विड और गैस में तो पार्टिकल वैसे इस तरह हमारे पास रैंडमली मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर, ठीक है, एंड पोटेंशियल ऑफ द पार्टिकल्स को हमने मॉलिक्यूल्स को लिखा, ऑफ द बॉडी नहीं लिखा, मैंने ऑफ द ट्रक नहीं लिखा, मैंने कहा पार्टिकल जिससे मिलके चीजें बन रही हैं, यानी सॉलिड को लैदा ट्रीट किया मैंने, लिक्विड को लैदा ट्रीट किया, गैसेस को मैंने लैदा ट्रीट किया, ठीक है ना, का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन के अंदर, वाइब्रेशनल का मतलब वाइब्रेशन जो होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ चुके हैं, अभी ग्राफ्स को बनाता हूँ, यहां तक बात क्लियर होगी सबको। अच्छा, अब इसके बाद डिपेंडेंस आगे इसकी, this is delta U equals to delta EK plus delta EP। डेल्टा साइन इसलिए लिखा है स्मॉल चेंज के लिए ना, कि इंटरनली चेंज होगी, ठीक है, ये अच्छा। अब बेटे पहली चीज हमारे पास आती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। बेटे डेल्टा यू इंक्रीज करेगी अगर हमारे पास डेल्टा ई के इंक्रीज करती है, लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी उस टाइम चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वो जीरो होगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी जब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही हो। इन दोनों एनर्जी में से एक एनर्जी चेंज होनी है एट ए टाइम। काइनेटिक एनर्जी चेंज होने का मतलब यह है कि टेम्परेचर बेटे वेरी करेगा, टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी चेंज होने का मतलब है टेम्परेचर चेंज होना है, और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने का मतलब ये होगा स्टेट चेंज हो गया, ठीक है। टेम्परेचर चेंज किसमें होता है, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो पड़ी है, और स्टेट चेंज होती है जब लेटेंट हीट हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इन दोनों एनर्जी में से एट ए टाइम सिर्फ एक एनर्जी चेंज हो सकती है, दोनों एनर्जी चेंज नहीं होती। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है कभी भी स्टेट चेंज नहीं होती है, अगर स्टेट चेंज नहीं होगी तो पोटेंशियल एनर्जी पे कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है ना। और जब हमारे पास स्टेट चेंज हो रही होती है उस टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद टेम्परेचर, हम पढ़ चुके हैं इस चीज को। तो डेल्टा यू इंक्रीज करता है। हाँ जी, क्वेश्चन है सर ये कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है? क्यों भाई? सर वो मतलब जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्ट्रेट लाइन आप कह रहे हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटे मैंने, अच्छा मैं समझ गया हूँ, आप ये कह रहे हो सर ईपी कांस्टेंट होना चाहिए। यस बेटे अगर ईपी कांस्टेंट हो तो डेल्टा ईपी क्या होगा, जीरो, इसमें चेंज नहीं हो रही। मैंने डेल्टा लिखा हुआ मेरा बेटा साहब, ये देख, ठीक है ठीक है सर, ठीक है ना, ईपी कांस्टेंट ही है, ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है। अच्छा, अब बेटे उस वक्त होगा, अच्छा आई डबल एफ अगर लिखा होता है इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, अगर यही होगा तो होना है, ठीक है। ये साइंस में अगर यूज हो रहा है आई डबल एफ, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। चलें, इफ ए पार्ट में heat is provided to matter
increase its temperature. इंपॉर्टेंट चीज है कि हीट प्रोवाइड करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा फिर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं होनी बेटा, फिर तो स्टेट चेंज हो रही होती है, फिर पोटेंशियल एनर्जी ने ज्यादा होना है। हीट इज प्रोवाइडेड टू मैटर टू इंक्रीज दिस टेम्परेचर। टेम्परेचर का इंक्रीज करना जरूरी होता है काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज करने के लिए, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद टेम्परेचर। और बी पे आगे, वर्क इज डन ऑन मैटर। वर्क इज डन ऑन मैटर का मतलब ये आ गया कि हमारे पास जैसे कि सॉलिड है, उसको हैमरिंग स्टार्ट कर दो, हैमरिंग अ सॉलिड। लिक्विड है, उसको स्टिच कर दो या शेक करना शुरू कर दो, शेक अ लिक्विड। और कंप्रेस अ गैस। और हम पढ़ चुके हैं इसमें बेटे डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर होता है, पी डेल्टा वी के बराबर, चेंज ऑफ वर्क डन गैस को कंप्रेस करने में। अच्छा, अब वर्क इज डन ऑन मैटर है, हैमरिंग ए सॉलिड। अब हैमरिंग ए सॉलिड का मतलब क्या मतलब हो गया बेटे, अगर हमारे पास एक सॉलिड कंसीडर किया, ये मैंने कंसीडर कर लिया, इसमें पार्टिकल ऊपर नीचे से यहां तक वाइब्रेट कर सकते थे, ये वाला। जब एक हैमर से इसको आप हिट करोगे, इसको, ये हैमर हो गया जैसे भी है, ठीक, तो हैमर बेटा मूव करते हुए यहाँ के इंस्टेंटेनियसली यहाँ पे आके रुक जाता है। इसका मतलब मैटर ने, हैमर ने अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दी, इस सॉलिड को। अब सॉलिड के पार्टिकल को जब एनर्जी मिलेगी तो उनका वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड पहले सिर्फ अपनी जगह पे यहाँ आया था, तो यहाँ से इंक्रीज करके यहाँ तक होना शुरू हो जाएगा। एम्पलीट्यूड ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे। अगर तेजी से वाइब्रेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। शेक का लिक्विड या स्टिर लिक्विड। अब मैंने सपोज पानी लिया, वाटर पार्टिकल को इधर मूव, इस तरह मूव कर रहे हैं ये, ठीक है। अब अगर एक मैंने इसको शेक कर दिया, स्टिर लेके मैंने इसको स्टिर करना शुरू कर दिया, तो मैंने बेटे इस पर फोर्स अप्लाई की है, ठीक है। फोर्स अप्लाई किया, इसका क्या मोमेंटम चेंज करवाया है। मोमेंटम चेंज हुआ तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी है। या फोर्स अप्लाई किया तो इसका मतलब एक्सीलरेट किए हैं, एक्सीलरेट किए तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इस तरह का। और गैसेस के केस में गैस को कंप्रेस किया है, गैस को कंप्रेस करने का मतलब ये कि हमारे पास अगर यहाँ पे हमारे पास आया था तो पार्टिकल को इधर मूव कर रहे थे, इसलिए मूव कर रहे थे, तो जब आपने कंप्रेस किया तो पिस्टन ने फोर्स अप्लाई किया इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर। जब पिस्टन ने फोर्स अप्लाई किया, इसने डिस्प्लेसमेंट वर्क हुई है, तो वर्क डन हुआ है। वर्क तभी होता है जब हमारे पास एनर्जी होती है, तो तभी वर्क होता है। और जब वर्क होता है तो वो इनपुट एनर्जी क्या होती है, आउटपुट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म अनटिल अनलेस यू वर्क ऑन इट। हम वर्क करते हैं तो हमारे पास हमारी एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे भी वर्क किया है, तो आपने जो वर्क किया होगा वो गैस पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अभी क्लियर हो गया। तो हमारे पास डेल्टा ई के प्लस डेल्टा ई पी, मैंने कहा अगर इंटरनल एनर्जी ज्यादा करनी है तो कोई एक एनर्जी चेंज होगी, और काइनेटिक एनर्जी उस वक्त चेंज होगी, एक मैंने ये बताया जब हीट प्रोवाइड करोगे और उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और दूसरा मैंने ये कहा कि हमारे पास वर्क करोगे ऑन मैटर। वर्क डन ऑन मैटर का मतलब है सॉलिड है तो हैमरिंग है, लिक्विड है उसको स्टिर करो या शेक करो, गैसेस है तो हमारे पास उसको आपने कंप्रेस करना है, ठीक है। अब दूसरी फेज पे आते हैं। अब बेटे सेकंड पे आगे, अच्छा अब दूसरी काइनेटिक
तो उससे आगे पोटेंशियल एनर्जी सर जी। सर इस तरह से तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर उसे हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, ना काइनेटिक एनर्जी उसकी चेंज करे ना पोटेंशियल एनर्जी, तो तभी उसमें इंटरनल एनर्जी होगी ना। इंटरनल एनर्जी तो होती है, ये तो हम इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए कह रहे हैं, चेंज करने के लिए। इंटरनल एनर्जी तो है, सॉलिड में तो पार्टिकल वाइब्रेट करें होगी, बिल्कुल होगी, लिक्विड में होगी, गैस में भी होती है। 0 डिग्री 0 केल्विन पे जाके इंटरनल एनर्जी मिनिमम है 0 का अप्रोच कर लेनी, अदरवाइज है उसकी एनर्जी, ठीक है ना। सर वो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था, उन्होंने कहा था 0 केल्विन पे भी होती है एनर्जी। मिनिमम का वर्ड लिखा हुआ है इंटरनेट पे भी, देख लेंगे। सर वो कुछ क्वांटम लिखा हुआ था। बेटे मेरी बात सुन रहे ना, ठीक है। मिनिमम का वर्ड लिखा, मुझे भी पता है इंटरनेट पे क्या लिखा हुआ, ठीक है। मिनिमम का वर्ड लिखा हुआ क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो 0 होती है, पोटेंशियल एनर्जी रह जाती है ना, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी रहती तो आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी होती कोई नहीं है, क्योंकि बॉन्डिंग नहीं होती, तो आइडियल गैस में तो इंटरनल एनर्जी 0 हो जाती है, ठीक है। आइडियल गैस के अलावा अगर कोई लेते तो उसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी तो नहीं रहती, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी होने की वजह से इंटरनल एनर्जी थोड़ी सी रह जाती है, ये लिखा हुआ है ये, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स अब 38 हो गए, इसमें डिस्कनेक्ट हुए ना बेटा, आप डिस्कनेक्ट कर दो, मैं दोबारा इनवाइट भेजता हूं। 2 मिनट बाद भेजूंगा, पानी पी रहा हूं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है बेटे। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है बिटवीन द पार्टिकल्स। जब डेल्टा यू ज्यादा होगा, उस वक्त ज्यादा होगा इफ डेल्टा ई पी इंक्रीज करे, लेकिन उस टाइम चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वो 0 हो, यानी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी इफ, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर changes from solid to liquid to gas due to breaking of bonds and increase in average separation, बेटा माइक किसी का ऑन है, between particles या molecules। अच्छा अब ये है क्या थी बेटे, हमारे पास ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इनके दरमियान हमारे पास सेपरेशन आर है। अब इनके दरमियान पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, तो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q पॉजिटिव Q नेगेटिव ओवर R विद नेगेटिव साइन। तो EP किस पर डिपेंडिंग -1/R के ऊपर होगी ना। ग्राफ क्या बनता था इसका, 4th क्वाड्रेंट में बेटे R क्या सेपरेशन इंक्रीज करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि नेगेटिव में आ रही है। ग्राफ इसका ये वाला बनता है। कहने का मतलब अगर R को ज्यादा करोगे, इट मींस यू आर डूइंग वर्क ना, ठीक है। R को ज्यादा करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि 1/R कम होगा, -1/R फिर ज्यादा हो जाएगा। तो ये आप पढ़ चुके हो पोटेंशियल एनर्जी, ये वही पोटेंशियल एनर्जी है जो आपने एटम या पार्टिकल्स के इन बिटवीन पढ़ी थी, ठीक है ना। हमारे पास जो सेपरेशन को ज्यादा करोगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, और जब इन्फिनिटी को अप्रोच कर देंगे हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, विच इज मैक्सिमम एक्चुअली, ठीक है। इसलिए एसिम्पटोट बनता है पैरेलल टू y एक्सिस बनना होता है, ठीक है। अच्छा अब इतना तो क्लियर हो गया कि हमारे पास इट इज अ माइक्रोस्कोपिक सम ऑफ रैंडम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, लिख लो ये, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वही है ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्योंकि ज्यादातर मार्क में इलेक्ट्रिक का वर्ड नहीं लिखा होता, इतना स्पेसिफिक नहीं करता, कर दे तो ठीक है, नहीं करते तो कोई मार्क डिडक्ट नहीं होता, ठीक है। मैंने मार्किंग स्कीम वाली लिखी हुई है। अब इसका मतलब डेल्टा यू इंक्रीज करेगा, जब डेल्टा ई के इंक्रीज करेगा उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी कोई चेंज नहीं होती, तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 एंड दिस ओनली पॉसिबल
इफ हीट इज प्रोवाइडेड टू मैटर टू इंक्रीज दिस टेम्परेचर अ वर्क इज डन ऑन मैटर, ठीक है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, और ये उसी वक्त होगा जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल ज्यादा होगी तो, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट में सर जी बेटे। सर यहाँ पे लाइक चार्जेस नहीं हो सकते? क्या नहीं हो सकते? लाइट चार्जेस? लाइक चार्जेस सर, मतलब दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, फिर तो वो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी ना। नहीं नहीं, ये देखो ना, मैंने बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। बॉन्ड किसके दरमियान होता है? हमेशा ऑपोजिट चार्जेस के इन बिटवीन होता है यार। जब मैं बॉन्ड कर रहा हूँ फिर ऑपोजिट चार्ज ही बनेगा ना, ठीक, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। अगर हाँ, अगर आप कह रहे हो पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इनका सेपरेशन कम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। फिर हमारा पोटेंशियल एनर्जी के साथ पॉजिटिव साइन लगा करता है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +1/r होगा फिर, ठीक है। अब r की वैल्यू आप कम करोगे तो इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा होगी और ये ज्यादा होगी। ये खुद तो कम नहीं होगा ना, एक्सटर्नल सोर्स वर्क करेगा तभी सेपरेशन कम होगी। लेकिन बॉन्ड जब करते हैं तो बेटा बॉन्ड हमेशा ऑपोजिट चार्जेस के, तो फिर नेगेटिव साइन आना जरूरी होता है। ठीक हो गया? ठीक है सर। अच्छा अब हमारे पास आ गया जी नेक्स्ट लर्निंग आउटकम इज, अभी हर जगह यूज होनी, यानी अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम जीरोथ लॉ पढ़ा था, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी तो ए इक्वल टू सी कह देते, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट जो है, या अभी जो हम इंटरनल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी के थ्रू पढ़ा वही चीज है। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास है, दिस इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी of a system is equal to the heat supplied to it, or and work done on it। पहले भी हमने ये चीज पढ़ी ना। अच्छा अब मैंने 2-3 चीजें बेटा अंडरलाइन करूंगा क्योंकि सिलेबस में वो है। इंक्रीज का वर्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू हीट सप्लाइड एंड वर्क डन ऑन, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में ये है, सिलेबस को इंक्रीज का वर्ड है। अगर सेट 2 का पेपर देना तो उसमें इंक्रीज नहीं है, उसमें चेंज का वर्ड है। एफएससी में भी चेंज का वर्ड है। एम कैट टी कैट अगले साल अगर हुए हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, तो उसमें चेंज का वर्ड है, इंक्रीज का वर्ड नहीं है। सिलेबस वाली लिखी मैंने। तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी कि वही चीज लिख रहा हूँ, ये जो मैंने आपको ये वाली पढ़ाई बेटे, ठीक है, ये वही है। इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू हीट सप्लाई टू इट एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट। तो मैथमेटिकल फॉर्म अगर इस लॉ की हम लिखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म this is delta U equals to delta EK, निकल तो गया, delta U is equal to delta Q plus delta W। delta Q क्या है? heat supplied to system, and delta W क्या है? work done on system। वर्क डन सिस्टम था हैमरिंग करनी है या फिर स्टिर करना है या शेक करना है या कंप्रेस करना है गैस के केस के अंदर। अच्छा अब साइन कन्वेंशन यूज होती है कि डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव कैसे कब लेनी है, या डेल्टा क्यू की वैल्यू पॉजिटिव कब लेनी है, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे लेनी है। क्वेश्चन इस तरह बनेगा साइन कन्वेंशन। बेटे हमारे पास
डेल्टा यू जो होगी, दिस इज पॉजिटिव इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम आ जाएगा इंक्रीजेस। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये पॉजिटिव होगा। डेल्टा यू नेगेटिव होगा इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। ठीक है। देन डेल्टा क्यू की वैल्यू बेटे आपने पॉजिटिव लेनी है इफ हीट इज सप्लाइड टू सिस्टम, यानी सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर अगर होगा तो हमारे पास पॉजिटिव होगा। डेल्टा क्यू की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे इफ हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा इफ वर्क is done on the system। ठीक है। और डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव हम कंसिडर करेंगे if work is done by the system, यानी गैस खुद अगर एक्सपैंड कर रही होगी तो वर्क डन बाय द गैस वाला होता है। तो ये इसमें की चीजें जो हमने उनको अंडरलाइन भी किया हुआ बेटे। अब आगे जितना हमने पढ़ना है ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन ही हमने कवर करने हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस इसकी आएंगी। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट बात बेटे, आइडियल गैस अगर कंसिडर करते हैं तो उसके पार्टिकल के इनमें तो कोई कोहेसिव फोर्सेस होती नहीं है, कोई बॉन्डिंग। कोहेसिव हम कहते हैं सिमिलर को, हम इकट्ठे को कहते हैं, एसिव हम सिमिलर पार्टिकल्स इन बिटवीन जो है। ठीक है, तो सिमिलर पार्टिकल इन बिटवीन जो फोर्सेस होती हैं उसे हम कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं, और डिफरेंट पार्टिकल्स के इन बिटवीन जो फोर्सेस होते हैं उन्हें एडहेसिव फोर्सेस कहते हैं। ठीक है ना। तो एडहेसिवनेस गम स्टिक वगैरह पे लिखा होता है कि डिफरेंट पार्टिकल्स को पकड़े वो आपस में जोड़ देती है। तो जो आइडियल गैस उसमें पार्टिकल में कोई बॉन्डिंग नहीं होती, कोई कोहेसिव फोर्सेस नहीं होती, तो इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है, उसकी इंटरनल एनर्जी टोटली डिपेंडेंट होती है काइनेटिक एनर्जी पे या टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है। तो बेटा 4:59 हो गए, बस कल पढ़ लेंगे। ठीक, कल हमारी क्लास है, कल सुबह के टाइम क्लास ना रख लेंगे 11-12 बजे। नहीं सर 4 बजे सही है, 1 बजे नहीं तो सर सो 4 बजे सही है। 1 बजे सो के उठने, तेरा दिमाग क्या काम करना है बाद में, तेरे बाद में बड़े होके बकरे बेचने हैं। जल्दी उठ के जागेगा तो तेरा के दिमाग काम करना शुरू होगा। सर छुट्टियां हैं इसमें तो सोने दे सर। चलो जी ठीक है जी, आप कह रहे हैं कल बेटे फिर इंशाल्लाह 4 बजे क्लास होगी। ठीक है सर एक बाकी चीज कल इंशाल्लाह हैं। सर एक चीज जी पूछो। सर जो आपने इधर रेफरेंस दिया वर्क डन का और हीट सप्लाई टू द सिस्टम, ये तो सर दोनों के दोनों काइनेटिक एनर्जी को रेफर करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी तो बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है भी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी पे रेफर कर रहा है। ठीक है सर। वो डेफिनेशन जो इंटरनल एनर्जी उसमें काइनेटिक पोटेंशियल दोनों कंसीडर करते हैं, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल को ओवर नहीं कर रहा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।